जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 17 दिसंबर शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 20 दिन ही बाकी है। मामला ये है कि कल गुरुवार 16 दिसंबर और आज 17 शुक्रवार को एग्जाम के लिए जाने लायक करंट अफेयर्स क्या थे। ज़्यादातर करंट अफेयर्स काम के जो थे वो पॉलिटी से थे। मिनिमम एज ऑफ मैरिज को बढ़ाया जाए, हालांकि मुस्लिम पर्सोनल लॉ के साथ वो शायद कन्फ्लिक्ट करेगा। सर्विस वोटर की कुछ बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रिफॉर्म लिए गए हैं। जज का प्रमोशन होता है ऐसा तो हमने जाना था, जज का डिमोशन कब होता है। और फिर 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड किया जाए और कुछ और भी इधर उधर के पॉलिटी के समाचार। वन बाय वन वी विल सी दिस। अब वैसे ये सब बहुत लंबा है, मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ने नहीं बैठूंगा, क्योंकि जो चीज़ आप 10 मिनट खुद से पढ़ के समझ सको तो फिर उसका 20 मिनट का वीडियो नहीं होना चाहिए। सो आई विल क्विकली गिव यू द जिस्ट ऑफ व्हाट वाज द मैटर। और फिर आप ये टेक्स्ट नोट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम मुनाल पर, या फिर ये ज़्यादा जब जमा होगा तो मैं उसकी PDF एक्सेल फाइल बना के डालते रहता हूँ अपनी वेबसाइट munal.org/current पे। तो सबसे पहले मुद्दा है राइट्स इशू और उसमें वीमेन राइट। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी की उम्र क्या होती है? न्यूनतम लड़की के लिए 18 ईयर्स, लड़के के लिए 21 ईयर्स। ऐसा ही स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा है, ऐसा ही प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में लिखा है। अब इसमें एक कमेटी बनी थी, जया जेटली टास्क फोर्स, कि एज ऑफ मदरहुड, लड़की जो माँ बने उसकी क्या उम्र होनी चाहिए। उसने पाया कि अगर जल्दी शादी हो जाए 18 ईयर्स पे तो उसके शरीर का विकास भी ना हुआ वो बराबर से, लेकिन फिर भी वो माँ बन जाए तो मैटरनल मोर्टालिटी, मातृ मृत्यु दर की चांस बढ़ जाती है। और ऐसी लड़की जो अब माँ बन चुकी है तो अपने एजुकेशन करियर को आगे बढ़ा नहीं पाएगी। इसलिए जया जेटली कमेटी ने सजेस्ट किया कि लड़कियों की भी मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो 18 ईयर्स है उसको लड़कों जितनी मतलब 21 ईयर्स कर दो, तो सरकार उसके लिए अलग अलग कानून में सुधार करेगी। ये एक मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा है यही वाली चीज़ मुस्लिम पर्सनल एक्ट के साथ कैसे कन्फ्लिक्ट कर सकती है। एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। वो ऐसा कहता है कि सारे पर्सनल लॉज, मतलब मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, चाइल्ड एडॉप्शन, ये सब के जो कानून हिंदू मुस्लिम क्रिश्ती सबके एक समान हो जाए तो कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तब यहाँ पर दिक्कत यह आएगी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह विरोधी कानून, उसमें लिखा है कि बॉय 21 और गर्ल 18, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो बाकी हिंदू मुस्लिम सब कानूनों के ऊपर होगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो मान लीजिए अगर मुस्लिम कानून में मैरिज की मिनिमम एज नीचे हो तो फिर ये ऐसा नहीं कि चाइल्ड मैरिज के मामले में वो उसे इलीगल माना जाए। तब मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा लिखा है कि शादी की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो जवाब है व्हेन पर्सन अटेन्स प्यूबर्टी, यौवन का आरंभ हो तब से, जो कि माना जाता है कि अराउंड 15 ईयर्स या उसके बाद। तो अब मामला कुछ ऐसा आया था 2021 में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 साल की एक मुस्लिम लड़की के 36 साल के मुस्लिम आदमी के साथ विवाह को लीगल माना, वैध माना, क्योंकि वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम कानून के ऊपर सर्वोपरि है। तब ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तब होगी कि जया जेटली कमेटी ने जो बोला है कि मिनिमम मैरिज एज लड़कियों की 18 ईयर से बढ़ा के 21 ईयर करो, तो फिर ये मुस्लिम कानूनों को भी बदलना पड़ेगा। तो उस वक्त वापस ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, रिलीजियस फ्रीडम, हेल्थ ऑफ द गर्ल, ये सब चीज़ें वापस चर्चा में आएंगी। तो ये एक मुद्दा देखा। फिर उसी के साथ जुड़ी एक और एक्सप्लेन सीरीज थी कि चाइल्ड मैरिजेज आर इलीगल बट नॉट वॉइड। मतलब क्या? जो बाल विवाह है वो गैर कानूनी है लेकिन वो निरस्त नहीं है। मतलब जो लड़का लड़की जो अब पति पत्नी है तो वो जो चीज़ है वो बंद नहीं होती, सिवाय के वो जो नाबालिग लड़का या लड़की है वो बोल दे कि मुझे ये शादी में नहीं रहना, तो फिर उसको वाइड माना जाता है। और उसमें भी अगर पता चले कि ज़बरदस्ती शादी करवाई थी तो फिर ऐसे नाबालिग लड़के या लड़की को जुवेनाइल केयर होम में भेजा जाएगा वगैरह। आगे प्रीलिम और मेंस के अंदर एक मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून। मेंस पेपर 2 में भी वो स्पेसिफिक है, वो तैयार करना है। 3 रिफॉर्म लिए गए, बहुत ही आसान है। पहला रिफॉर्म सरकार ये करने वाली है, लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विथ वोटर आईडी ऑन वॉलेंटरी बेसिस। आधार कार्ड जिसमें आपकी थंब प्रिंट और वो सब चीज़ें हो, और वोटर आईडी, दोनों को लिंक किया जाए तो पता क्या चले अगर कोई बोगस है, फेक वोटर है, या जिसका डुप्लीकेट 2-3 जगह पर नाम बोल रहा है मतदान में, तो उस चीज़ को हम हटा सके। अभी के लिए ये वॉलेंटरी बेसिस, स्वैच्छिक रूप में होगा, फिर बाद में कंपलसरी करके सरकार और आगे बढ़ सकती है। दूसरा रिफॉर्म लिया गया कट ऑफ एज फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन। आप ये तो जानते हैं कि
भारत का सिटीजन जिसकी एज 18 या उससे ज़्यादा है उसे वोटिंग राइट है। लेकिन ये 18 एज कब मानेंगे, व्हाट इज़ द कट ऑफ डेट? सामान्य रूप से ये होता है कि आप अगर 1 जनवरी को 18 या उससे ज़्यादा की एज है आपकी तो आप रजिस्टर हो सकते हो और आप फिर सब वोटिंग कर सकते हो अलग अलग इलेक्शन में। तो प्रॉब्लम यह है, सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 15 जनवरी, तो फिर आप क्या 2022 के वोट इलेक्शन में वोट डाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि 1 जनवरी को तो आप 18 ईयर्स के नहीं थे। तो ऐसी प्रॉब्लम आती थी। तो अब सरकार ने ये सोचा है कि ये कट ऑफ डेट 4 टाइम्स ए ईयर रजिस्ट्रेशन हो। तो शायद कुछ ऐसा हो कि 1 जनवरी, नहीं तो 1 अप्रैल, नहीं तो 1 सितंबर, ऐसा कुछ 4 बार हो कट ऑफ डेट, ताकि कहीं ना कहीं आपका एक आध बार तो 18 ईयर्स क्रॉस हो जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सके और आप उस साल के सब इलेक्शन में हिस्सा ले पाए। फिर तीसरा रिफॉर्म लिया गया वो है सर्विस वोटर। सर्विस वोटर का मामला क्या है? ऐसे मतदाता जो कि ये मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फॉरेन सर्विस, डिप्लोमेटिक, आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, या फिर ऐसे ये सब दूसरे ऑफिसर जो कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी के बाहर उनका पोस्टिंग हुआ हो या उनको काम के लिए भेजा गया, ऐसे व्यक्ति, उसका पति, पत्नी और बच्चे, ये सबको सर्विस वोटर माना जाता है। उसका मतलब क्या? उनको पोस्टल बैलेट, डाक के जरिए मतदान कर सके उसकी छूट होती है। उनको प्रॉक्सी बैलेट की भी सुविधा होती है। प्रॉक्सी बैलेट मतलब सपोज कोई मिलिट्री ऑफिसर कश्मीर में पोस्टेड है और वो ऐसा लिख के दे कि ये जो मेरे मामा का लड़का है उसको मैं अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूँ, तो फिर वो व्यक्ति उसकी कंस्टिट्यूएंसी, मान लीजिए कन्याकुमारी में, वहाँ पर वो मामा का लड़का प्रतिनिधि के रूप में उस आर्मी ऑफिसर की एवज में वोटिंग कर सके, दैट इज प्रॉक्सी बैलेट। तो ये सब तो अलाउ था। इसमें दिक्कत क्या थी? पहले कुछ ऐसा लिखा था कानून में कि आर्मी मैन्स वाइफ इज ऑल्सो सर्विस वोटर इफ शी इज लिविंग विथ हिम। आर्मी का जवान या ऑफिसर है, उसकी पत्नी को सर्विस वोटर माना जाए वो अगर उसके साथ रहती हो तो। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी? अगर कोई वीमेन आर्मी ऑफिसर है और उसका पति उसके साथ रहता है कश्मीर में या कहीं दूर दराज कंस्टिट्यूएंसी से दूर पोस्टिंग है, तो उसे वो सर्विस वोटर नहीं गिनते थे। तो अब कानून में सुधार होंगे और ये जो वर्ड था वाइफ उसको रिप्लेस करके लिख देंगे स्पाउस, यानी पति या पत्नी, ताकि फीमेल आर्मी ऑफिसर या फीमेल नेवी ऑफिसर वगैरह के पति को भी सर्विस वोटर वाला लाभ मिले। तो ये बात हुई। उसके अलावा कुछ दिन पहले वो याद करो, महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज मतलब पंचायती राज बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें इलेक्शन में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को कोर्ट ने रद्द किया था क्योंकि सरकार ने बैकवर्डनेस का सारा डेटा सर्वे सब नहीं किया था। अब समझिए वो 27% सीट जो ओबीसी के लिए रिजर्व थी, तो वो रिजर्वेशन अगर कट गया तो वो सारी सीट को अपने जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करनी होगी, इलेक्शन के वो नोटिफिकेशन को बदलना होगा। ऐसी बॉल बाय बॉल कॉमेडी चल रही है, तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि हम ये मामला पहले ही देख चुके हैं। उसी तरह एक और मामला चलता है, ये मल्लू पेरियार डैम। पेरियार नदी पर ये जो डैम है उसमें तमिलनाडु को मज़ा आता है क्योंकि वहाँ से उनको पानी मिलता है। केरला को मज़ा नहीं आता है क्योंकि केरला को डर लगता है ये डैम टूट जाएगा और इससे जो नीचे पानी आ जाएगा और हमारे सब लोगों के घर बह जाएंगे, खेत बह जाएंगे। तो इनकी लड़ाई झगड़ा चलते रहती है। इसके ऊपर एक सुपरवाइजरी कमेटी है, तो इनको अगर कोई कंप्लेन हो तो फर्स्ट उन्होंने सुपरवाइजरी कमेटी को मिलना चाहिए, फिर कंप्लेन नहीं सॉल्व हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि कुछ वापस से वो सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के गए थे दोनों सरकार, तो उनको बोला पहले सुपरवाइजरी कमेटी में जाओ, नहीं सॉल्यूशन आए तो हमारे पास आओ, हर छोटी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट में दौड़ के मत आओ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों सरकारों को बोला है। फिर एक मुद्दा है डिमोशन ऑफ द जज। प्रमोशन, पदोन्नति तो आप समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज हो वो हाई कोर्ट का जज बन जाए, हाई कोर्ट का जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी जज है वो चीफ जस्टिस बन जाए। तो डिमोशन क्या होगा? ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यस। मामला कुछ ऐसा था, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज थी। एडिशनल जज मतलब अधिक न्यायाधीश कि जो अभी उसको परमानेंट स्थायी नौकरी नहीं दी गई है, अभी उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है 3 साल 5 साल। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करेगी ये कैसे काम करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उसका नाम रेकमेंड करेगा कि इसको अभी परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट बना दिया जाए। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये चल रही थी कि ये जो एक जस्टिस थे पुष्पा गनेडी वाला, उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट दिया था जो हम आगे पढ़ चुके थे कि ये जो पॉक्सको कानून है
बच्चों पर रेप वगैरह से लड़ने के लिए कानून, उनका जजमेंट ऐसा था कि अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हुआ हो, चमड़ी से चमड़ी का स्पर्श ना हुआ हो क्रिमिनल और विक्टिम के बीच, तो उसे वो सेक्सुअल ऑफेंस न माना जाए अंडर पॉक्सो एक्ट। क्योंकि वो लिटरल शब्दशः व्याख्या पर आप जाएंगे तो शायद ऐसा कुछ निकल के आए, बट दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग की, क्योंकि स्टील के सरिये या ऐसे आयरन रॉड वगैरह से भी सेक्सुअल असॉल्ट हो सकती है, ऐसा बोल के सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट को तो चेंज कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जज का ये उन्होंने ठीक नहीं किया, तो प्रमोशन नहीं डिमोशन करो। तो उसके लिए कॉलेजियम ने उनका नाम परमानेंट जज बनाओ ऐसी लिस्ट जो भेजनी थी उसमें नहीं रखा है। उसका मतलब क्या होगा, ये जो एडिशनल जज थे उसका डिमोशन हो जाएगा, वो वापस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वहाँ उनको वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद राइट्स इशू में कुछ साल पहले ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स, पशु अत्याचार विरोधी कानून, उसमें कुछ सुधार किए थे, और ये जो तमिलनाडु और साउथ स्टेट में जो जल्लीकट्टू और बुलोक बफेलो रेस और स्पोर्ट्स होते हैं उस पर प्रतिबंध था। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सब हटा दिया। तो उस लॉजिक पे महाराष्ट्र में भी अगर ये सांड या भैंसों की कोई दौड़ स्पर्धा करनी हो तो वो अलाउ करनी चाहिए, लेकिन वहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट की कुछ बेंच चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी हटा दिया। तो मतलब अब जिधर भी सांड और भैंसों की दौड़ स्पर्धा करनी हो महाराष्ट्र में भी हो सकती है। फिर एक मुद्दा है सिक्स्थ शेड्यूल। ये संविधान की छठी अनुसूची क्या है, वो 4 स्टेट को लागू होती है, AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अब वहाँ पर क्या होगा ये AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे, स्वायत्त जिला परिषद। उसको सब कानून बनाने के, न्याय देने के, प्रशासन करने के लेजिस्लेटिव जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये वाले डिस्ट्रिक्ट में बाहर के लोग ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं, शादी और डाइवोर्स के क्या नियम होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये तो था ही। अब इसमें बात यह है कि ये लद्दाख रीजन, और वो तो अब केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर लेह और कारगिल इलाके में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, लेकिन वो 6th शेड्यूल में नहीं है, वो तो अलग चीज़ कानून से बनाई गई है। तो उनको ऐसे सब पावर नहीं है कि अपना लोकल कानून बनाए कि इधर बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीद सकता है, शादी नहीं कर सकता है कुछ। सो दे आर ऑल्सो वांटिंग कि हमको भी 6th शेड्यूल में डालो, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ AMTM स्टेट्स को रखा है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर के अगर कोई इलाके हो जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसके लिए कौन सा है, 5th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची। तो उस हिसाब से जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट को रखा जाए, तो ऐसा लेह लद्दाख के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट को रखा जाए, ऐसा हो सकता है। तो वो सब कॉमेंट्री चल रही है। फिर एक मुद्दा है वेज नॉन वेज पर दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट। ये जो फूड लेबलिंग के FSSAI नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने कुछ नियम बनाए कि नॉन वेज फूड हो तो ब्राउन कलर का डॉट और बाहर एक स्क्वायर, वेज फूड हो तो ग्रीन कलर का डॉट और बाहर एक स्क्वायर। तो वो तो चलता है, लेकिन कुछ बार ये होता है कि मान लीजिए कोई चॉकलेट है जिसमें सारे वेजिटेरियन कंपोनेंट है, लेकिन उसमें मान लीजिए 1% या 0.5% जिलेटिन डाला हो, और वो जिलेटिन मरे हुए घोड़े की बोन्स हड्डियों से बनाया गया हो, तो फिर तो वो वेजिटेरियन रहा नहीं, उसमें भले माइक्रोस्कोपिक है लेकिन वो नॉन वेज है। तो ऐसा सब लिखो और उस हिसाब से सब लेबलिंग करो, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट की वर्डिक्ट। लेकिन वो ऐसी माइक्रोस्कोपिक मुद्दा, ये कोई खुद में से ऐसा बड़ा MCQ या 250 वर्ड्स में चर्चा करो वो बनता नहीं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा मीन्स पेपर 2 में जो मुद्दा है, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। अब अमेरिका की लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कोई ऐसा कानून बना रहे हैं, एंटी इस्लामोफोबिया ऑफिस। मतलब अमेरिका में कोई इस्लाम या मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करता हो, उसको परेशान करता हो, तो उसको बचाने के लिए ऐसी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी बने। तो पॉइंट टू रिफ्लेक्ट क्या है, क्या उधर ऐसी कोई और भी बॉडीज़ हैं कि एंटी जू फोबिया की ऑफिस, एंटी हिंदू फोबिया की ऑफिस, एंटी क्रिश्चियन फोबिया की ऑफिस। तो वो सब सेक्युलरिज्म में सोचने के मुद्दे और मेंस पेपर 2। उसी तरह कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि नॉर्थ कोरिया में नहीं है। अब उसमें नया मुद्दा ऐसा आया कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यह कहा है कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया का व्यक्ति साउथ कोरिया का
सॉन्ग, मूवी, वेब सीरीज देखता है तो उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को गोली से उड़ा दो, और ऐसे 23 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया। फिर कल और आज सब कॉलम दे, कॉलम में कुछ खास मज़ा मुझे तो नहीं आया। एक तो वो विराट कोहली को वनडे की कैप्टनसी उससे छीन ली गई और वो सब चल रही है अपने लिए काम करने। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, वो तो मैंने पहले भी आपको बताया था। इकोनॉमिक सर्वे आने दो, कुछ बड़ा बोलने दो तो करेंगे। और वैसे भी वो तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में एक छोटा 2 लाइन का ही मुद्दा है, उसका इतना बड़ा कॉलम पढ़ने के ज्ञान जो मिले एग्जाम में काम का नहीं। ओमिक्रॉन की कैसी तैयारी करे, क्लीन एनर्जी के लिए पैसा जाए, वही सब घिसी पिटी बातें चल रही। फिर हिस्ट्री कल्चर में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ का मंदिर, मस्जिद या इमारत या फिजिकली जिस चीज़ को हम टच कर सके वही विरासत है। तो इंटेंजिबल चीज़ें जिसको हम छू नहीं सके लेकिन वो है, जैसे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे फॉर एग्जांपल छऊ डांस, फिर कालबेलिया डांस ऑफ राजस्थान, फिर ये पारसी लोगों की नवरोज़ या कुंभ मेला। उसी सब लिस्ट ऐसी है 13 मिलाकर, आराम से आप पढ़ना ये लिस्ट। उसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है उसको भी ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बाद इकोनॉमी, अब उसमें कुछ एमडीआर सब्सिडी और उसको वापस रिवाइव करेंगे, वो वाली चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन वो कल, बाकी अगर थोड़े और इकोनॉमी के समाचार है तो वो मैं वीडियो उस तरह से बना दूंगा ताकि वो एसईओ टाइटल पेज व्यू के हिसाब से मुझे वो ज़्यादा सुविधा रहे कंपेयर टू कि ये वाले वीडियो के अंदर तो वो दब जाएगा और मुझे जो पेज व्यूज़ के हिसाब से फ़ायदा होना चाहिए वो मिलेगा नहीं। पर्सन्स और प्लेसेस इन न्यूज़ में आराम से पढ़ लेना, ये सब दिया है। कच्छ का नलिया रीजन जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, टाइफून राई जो कि फिलीपींस में आ रहा है, फिर अमेरिका की कुछ ब्लैक फेमिनिस्ट ऑथर की डेथ हुई वगैरह। फिर इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस में झारखंड, वहाँ कुछ ज़िले ऐसे हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद से प्रभावित है, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नई सहाय स्कीम लॉन्च की है। कल जो थी 16 दिसंबर, तो उस पर वो बांग्लादेश की जन्म और उसकी ढेर सारी कॉलम थी। अब वैसे मैंने वो सब पे गौर नहीं किया फॉर अ सिंपल रीज़न, आप जब यूपीएससी मेंस पेपर 1 जहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया देखे सिलेबस में, लेकिन पिछले कई सालों से कोई प्रश्न पूछते नहीं। और इंडिया और ये बांग्लादेश और उसके कैसे वो मुक्ति हुई थी, वो कोई भी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की सस्ती और पतली वाली किताब देख लो, नहीं तो जो कोचिंग वाले फ्री में अपलोड करते हैं पीडीएफ देख लो और खेल ख़त्म करो। कल तो इतने इतने कॉलम आए अजीब की, मतलब दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं, तो भाई इतना तो हम पीएचडी नहीं कर सकते उस पर, जबकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया तो कुछ पूछ ही नहीं रहे कुछ पिछले कुछ सालों से। आखिरी मुद्दा है एथिक्स लीडरशिप। ये जो भाई साहब हैं ये इथियोपिया के वो प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो इसलिए क्योंकि ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने एरिट्रिया, ऐसा दूसरा देश, उन दोनों की भारत पाकिस्तान जैसी लड़ाई चलती थी, लेकिन ये इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ सीज फायर, शांति मंत्रणा ऐसा कर दिया, तो नोबेल पीस प्राइज उसको मिला। लेकिन फिर पता चला कि ये तो भेड़ की खाल में भेड़िया है, ही इज़ अ शिप, ही इज़ अ वुल्फ इन द हाइड ऑफ अ शिप। वो ऐसे कि ये दोनों देश के बीच एक टीगरे रीजन है जहाँ पर कुछ और उग्रवादी या जो भी रेबल्स या अपोजिशन लीडर्स वो रहते होंगे। तो इथियोपिया के ये प्राइम मिनिस्टर उनको मारना चाहता है और एरिट्रिया वाले भी उसको मारना चाहते, तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है ऐसा बोल के इसने, इथियोपिया ने एरिट्रिया के साथ पीस डील की थी। ऐसा नहीं कि दिल में बहुत शांति आ गई और वो इसलिए शांति प्रस्ताव कर रहे थे। खैर, फिर आप अगर वो माकियावेली और उसकी सब पॉलिटिक्स और लीडरशिप को देखें तो उस हिसाब से ये भी जायज़ है कि दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त है अगर आपने तीसरे दुश्मन को ख़त्म करना है। लेकिन फिर तो नोबेल पीस प्राइज़ उसको नहीं मिलना चाहिए, जबकि वो ऐसा पीसफुल लीडर तो नहीं है। बट सामने आप देखिए कि कई ऐसे दूसरे लीडर्स को भी मिले पीस प्राइज़ जो असल में पीसफुल नहीं थे। एनीवे, सो दैट वाज द न्यूज़ फॉर yesterday and today. See you next time.